कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल नेम निगाहे उल्फत, राइटर नेम जे निकाहत, किस्त नंबर 8। ओ माय गॉड। अपने बाप की संगदिली पर हज़ार कोशिश के बावजूद निकल आए आंसू को बेदर्दी से रगड़ती वो बैग लेकर ड्राइंग रूम से बरामद हुई ही थी कि खबासत से मुस्कुराता हाथ उठाए असफनंद यार राह में हायल हुआ तो बर वक्त कदम थामती रिमशा सख्ती से मुठ्ठियाँ भींच गई। एडवोकेट रिमशद सिद्दीकी की आंखों में चैलेंज के बजाय आंसू। आई एम डैम कंफ्यूज। मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। इधर मैं इसे शॉकिंग कहूँ और सरप्राइजिंग। झुक कर कमीनगी से आंखें पटपटाता वो रिमशा को जहर से ज़्यादा बुरा लगा था। इसे अपनी बेटी की तरह अजीज़ रखने वाले मुशफ़क़ कमर अंकल का ख्याल नहीं होता तो वो लाज़मी से लंगूर को माकूल तरीके से डील करती, लेकिन अभी इसे संभालना पड़ा। तुम होशियार और डेढ़ होशियार के दरमियान का फ़र्क जानते हो। रगों में हलूल इश्ताल को दबाती तवील सांस खींचकर सीने पर बाजू बांधे इसकी लहू रंग इस्तफ़ामिया निगाह उठी। असफनंद यार ने तमस्कुर से शाने झुकाए। होशियार इसे कहते हैं जो रिस्क लेकर आर या पार हो जाए, और डेढ़ होशियार इसे कहते हैं जो सेफ खेलने की ओवर कॉन्फिडेंट में खला में लटकाना एक की हद में रहता है ना, दो की सरहद में दाखिल होता है, बल्कि डेढ़ की दो राय में अपनी ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से मुंह की खाता है। और तुम्हारा अंजाम तो मुझे इससे भी बुरा नज़र आ रहा है। एडवोकेट असफनंद यार शिकारी चाल चलती हुई मकारी से मुस्करा रहे। असफनंद यार के करीब आती मसनूई तासुब से दाएं बाएं सर हिलाकर इस्तेहादिया मुस्कुराई। हा रेली। वो बेढंगे बन से कहका लगा उठा। मेरे अंजाम की तो खैर है, फ़िलहाल मुझे तुम्हारी सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक लग रही है, क्योंकि मुकाबल कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं जज बख्तियावर सिद्दीकी है, जिनसे जीतना शेर के मुंह से शिकार छीनने जैसा है। मतलब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम कच्चे खिलाड़ी हो। इसके इतने बड़े भाषण के जवाब में रिमशा का तमानियत बड़ा मुख्तसर जवाब इसके चेहरे के सारे मकरूर रंग निचोड़ गया था। नो डाउट तुम मेरे डैड को बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन मुझसे अच्छे से नहीं जान सकते, क्योंकि रगों में मेरे बख्तियावर सिद्दीकी का खून दौड़ता है। सो डैड के मतलब एक इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें बताती हूँ। मुँह की खाए गीदड़ की तरह इसे पेचोताप खाता देख रिमशा की तबीयत पर छाई सारी यासियत हिरन हुई और अजली खुद एतमादी लिए वो राज़राना अंदाज में करीब चुकी। डैड अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे भी हों, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में हज़ारों लोग इन्हें एडमायर करते हैं, इसलिए नहीं कि वो हाई पोस्ट पर हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपने प्रोफेशन के साथ हद से ज़्यादा लेवल हैं और असूलों को लेकर बेहद सख्त। सो जितना चाहे तुम इनके चापलूसी कर लो, इस जी हजूरी के बदले तुम इनसे अपना मकसद नहीं निकलवा सकते कि मैं तुम्हें लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। हवा में लिखने के अंदाज में हाथ हिलाती मकसद पर खसूसी दबाव बढ़ाकर गोया वो इसके कदमों तले ज़मीन खींच गई थी। कैसा मकसद? आन की आन में असफनंद यार की पेशानी अरक आलूद हुई। तुम बेहतर जानते हो। इसके बचकाना सवाल पर वो महफूज कुन अंदाज में मुस्कुराई। न जाने तुम क्या कह रही हो। तुम तो जानते हो ना एडवोकेट असफनंद यार, हमारी ज़बान में ज़बान लड़खड़ाना किस बात की अलामत होती है। अपनी तड़ियाँ भूल कर बगले झांकता वो खासा मस्जिद का खेस लग रहा था। रिमशा बामुश्किल बुलंद कहकर जब्त कर पाई। खैर ये बातें तो बहुत ही रहेंगी। मैं सीरियस नोट पर तुम्हें वार्न कर रही हूँ। ये मेरे और मेरे डैडी के बीच की जंग है। अगर इसमें तुमने अपनी मकार चालें शामिल करने की ज़रा भी कोशिश की तो ट्रस्ट मी, वो हशर करूँगी कि हशर तक अपना हशर याद रखोगे। सो दिस टाइम डोंट इवन यू डेयर। दबी आवाज़ में गज़ब का ठहराव लिए उंगली उठाकर वार्न करती वो असफनंद यार को बहुत कुछ पावर करा कर निकलती चली गई थी। चले शामिल नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन चिंगारी सुलगा कर तुम्हारी डैडी के हाथ में तो दे ही सकता हूँ। आखिर को इन्हें बेटे की तरह अजीज़ हूँ।
फिर तुम्हारे हिसाब भी तो बेबाक करने हैं। आंखों में शातराना चमक लिए वो रिमशा की दूर होती पुष्ट देख ज़ेरे लब बड़बड़ाया। वो रैश ड्राइविंग करके घर पहुंची तो मकाफल गेट ने गोया बरहमी से इसका इस्तकबाल किया। थके अंदाज में सीट से पुष्ट टकाती डैशबोर्ड से आशिर को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाया तो स्क्रीन पर आशिर के नंबर से मौसूल हुए कई मिस्ड कॉल्स देख वो लब भींच गई। यकीनन बच्चों के ज़िद करने पर आशिर ने इसे कॉल्स किए होंगे जो वो फ़ोन साइलेंट होने के बायस ले नहीं पाई थी। आशिर को कॉल करने का इरादा तरक कर फ़ोन वापस डैशबोर्ड पर चालती इंतज़ार करने का सोचकर वो नडाल की आंखें मूंद कर दोनों अंगूठे की मदद से कानपट्टी सुलाने लगी। अभी कॉल करने का मतलब था गब्बर सिंह के अताब को आवाज़ देना और इस वक्त इसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी बहस की। एक तो सुबह से पानी का बूंद हलक से नहीं उतरा था, दूसरा अच्छी खासी तनाव सूरत हाल का मुकाबला करके आ रही थी। अभी इसे इस पोजीशन में ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि ग्लास विंडो नॉक हुआ। बोझल आंखें खुली तो सफियान नरमी से मुस्कुराता हुआ खुले गेट से इसे अंदर गाड़ी ले जाने का इशारा कर रहा था। ज़ेरे लब शुक्रिया कहती वो जन से गाड़ी उड़ा ले गई थी। भाई आपने ख्वामख्वाह ज़हमत की, मैं आ ही रही थी। वो वॉश बेसन से मुँह हाथ धोकर जब तक आई सफियान को दो बाप उठाते चाय के मग लिए ड्राइंग रूम में महू इंतज़ार देख शर्मिंदा हुई। अरे आप शर्मिंदा नहीं हो, ये तो सिर्फ चाय है। आपके साहब बहादुर तो मुझसे बर्तन तक दिलवाते हैं अपने हाथों का लजीज खाना खिलाकर, लेकिन बेमरवत इंसान के हाथों में जायका बहुत है। कब उठाता वो आह भर के बोला तो रिंशा हल्के से मुस्कुरा दी। केस हमेशा आपके पास हमेशा होती हैं? अपना कप उठाते इसने सरसरी से अंदाज में पूछा। हाँ होती है, तो बेवक्त ज़रूरत के लिए, लेकिन आज बिलखसूस हदायत मिली थी। किसने दी थी? कम वक्त दिल फिर बेवजह मचला था। तीनों ने ही बस फ़र्क इतना था, दोनों की ज़बान से अल्फाज अदा हुए थे और तीसरे की आंखों से। इसने आंखें घुमाई तो रिमशा निगाह झुका गई। वैसे आज के मुज़ाकरात कैसे रहे? वह असल मौजू पर आया। ठीक ही थे। मग के अतराफ नज़र गाढ़े 3 लफ्ज़ी जवाब देकर वो चुप हो गई। इंशाल्लाह आगे भी सब बेहतर होगा, मुझे आप पर पूरा यकीन है। पुरयकीन अंदाज से पस पर्दा वो इसका हौसला बंधा रहा था जो बाब उड़ते कप को देखती बेहद मलूल नज़र आ रही थी। इंशाल्लाह भाई, बस वो लंगूर अपनी घटिया चालें ना आजमाए, क्योंकि जहाँ तक मैं इसे जानती हूँ अपना मकसद पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। यक इसके नकूश तने वो आपके घर में है। चूँकि अस्पनंदियार के मतलब भी वो आपा और सफियान को चीदा बता चुकी थी, सो सफियान का इस लंगूर से गायबाना तारुफ हो चुका था। जी बताया था ना आप लोगों को, कमर अंकल डैडी के बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। और जब भाई ने ला के बजाय इंजीनियरिंग को तरजीह दिया तो हस्बे तवक्का अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात पर डैडी ने तूफ़ान खड़ा कर दिया था। तब इन्हें शांत करने के लिए कमर अंकल ने अस्पनंदियार को पेश करते हुए कहा कि अंसर हो या अस्पनंदियार, दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं और वो जलील तब से असल में भाई की जगह हड़पने पर वजीद है। जैसे मैं ये होने दे दूँगी। अस्पनंदियार की मकारियों को याद कर अज़ा सन्नो इसका खलफशार खून दुगना हुआ। कमॉन भाभी, आप उस बग़ैर दम वाले इम्पोर्टेंट लंगूर की टेंशन नहीं लें। वो गब्बर सिंह के एक राहत की मार है। एक बार इसका हमारे गब्बर सिंह से वास्ता पड़ गया ना, फिर देखिएगा कैसे सारी ऊट पटंग छलंगे भूल कर अफ्रीका के जंगलों का रुख करेगा, वो भी बिना टिकट वीज़ा की। कसम से कह रहा हूँ। अशरफुल मशरूबात नोश फरमाते हुए तो वैसे भी मैं लफ्ज़ी नहीं करता। झूठ तो दूर की बात, रिमशा के असाब को बोझ हल्का करने के लिए कि सीधा सफियान ने मज़ाक का अंसर नुमाया किया तो न चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दी। आपके गब्बर सिंह की काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है। चाय का गुड़ बढ़ती हुई शरारती अंदाज में मुत्तफ़िक हुई और मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन है। वो संजीदा हुआ। यूँ तो आपको क्या करना है, आप मुझसे कई गुना बेहतर जानती हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको बजाय मज़ीद अपने डैडी को पसंद करके किसी तीसरे को साजिशों का जाल बनाने का मौका देने के वो हथियार आजमाने चाहिए जिसे आज तक आपके डैडी का वास्ता नहीं पड़ा है। आपका मतलब? सफियान की बात गौर से सुन रही रिमशा ने आखिरी लफ्ज़ों पर ठटकर
अपने अख़ज़ करदा मफ़हूम की तस्दीक के लिए निगाह उठाई। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। तन्नत गिरफ्त करने पर सफियान की आंखों की चमक पड़ी। जरा में आप इन्हें बेशक मात नहीं दे सकती, जज्बात में तो दे सकती हैं ना। बाकी बड़े बुज़ुर्ग यूं ही तो नहीं कह गए हैं, असल से सूद प्यारा होता है। आंखें ज़ोमानी अंदाज में घुमाता जैसे वो शीशोपंज का शिकार रिमशा के सर से टनों बोझ हल्का कर गया था। थैंक यू सो मच भाई। पूरा रास्ता मैं इसी कश्मकश से नबर आजमा रही हूँ और आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मग सामने रखते फरते मसरत से इसकी आवाज़ लरज़ गई थी। ऐसे ही मैं ख़ुद को आपका सोता नहीं कहता। कॉलर उठाकर वो उतर आया। रिमशा की आंखें खुशी से झलमला गई। मामा, तभी पुरजोश अंदाज में मामा की मीठी पकार से दरो दीवार हलाते हुए दोनों खरगोश दौड़ते हुए दाखिल हुए। गालबन दोनों इसकी गाड़ी देखकर भागे थे। मामा की जान, वो बेतबाना अपनी नशिस्त छोड़कर इनकी तरफ बढ़ी थी और अगले ही लम्हे इसके घुटने पर जाते ही दोनों इसकी खुली बाहों में समा गए थे। ना माँ, आरो आपसे बात नहीं करती। आप आरो को छूल के चली गई थी। फूले मुंह के साथ आरो इससे अलग हुई थी। मान की कॉल भी नहीं ली आपने। सूजे मुंह के साथ मान का भी शिकवा आया था। सॉरी जानू, मामा आज थोड़ी बिजी थी। मामा, आप दोनों को छोड़कर कहीं जा सकती है क्या? दोनों की इतनी मोहब्बत पर इन्हें वापस खुद में समोते रिमशा की पलकें भीग गई थी। तभी 2-3 शॉपर्स के साथ मोमन को उठाए आशिर अंदर दाखिल हुआ और इस हसीन मिलन के नज़ारे पर एक स्पाट नज़र डालता हुआ सोफ़े की तरफ बढ़ गया। अरे ये दम लोगों को कहाँ मिल गया? आशिर की गोद में मोमन को देख सफियान हैरान हुआ। तुम्हारे इजाद है? ज़ाहिर है तुम्हारे घर से ही मिलेगा। नशिस्त संभालते तपे तपे अंदाज में जवाब आया। अगले साल तक तुम भी एक शनाख्ती कार्ड ले लो ताकि मुझे भी चलते फिरते ऐसा कहने का मौका मिले। हमक रहे। मोमन को आशिर के गोद से लेता वो ज़ोमानी अंदाज में मुंचा बड़बड़ाया तो जवाबन आशिर खौफ से सुर्ख पड़ा ही। साल पीछे से आ रही रिमशा भी कान की लो तक सुर्ख हो गई थी। मामा, आप आ जाएं तो आरू को भी साथ लीजिएगा। सबा ममानी बता रही थी आज ये बहुत रोई और इन्हें परेशान भी किया इसने। रात वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए, एक हाथ से गोद में सर रखे आरू के बालों को सहलाती दूसरे से कॉमिक बुक थामे पढ़ रही थी। जब कंधे से सर टकाए खिलखिला रहे मान ने अचानक ही आरो की शिकायत लगाई। आरो, बुक आंखों के आगे हटाकर रिमशा ने मान को घूर रही आरो को देखा। मामा, मान आया। झूठ बोल रहे हैं। आरो ने ममानी को पेशान नहीं किया। बस मैं थोड़ा सा लोया था। आप मापा की तरह आरो को ऑफिस साथ ले जाए तो आरो प्रॉमिस वो आपको पेशान नहीं करेगी। होंठ लटकाकर अपनी सफाई देती वो रह जाएगा। बोली तो रिमशा के दिल को कुछ हुआ। साथ ही निगाह सामने स्टैंड के पास कल के लिए मान का यूनिफॉर्म और अपने कपड़े इस्त्री कर रहे आशिर पर पड़ उठी, जो तिरछी नज़रों से इसे ही देख रहा था। इन नज़रों में कुछ तो ऐसा था कि वो बेसाख्ता नज़र चुरा गई। मामा, आप इसे साथ नहीं ले जाना, बहुत परेशान करती है। ये मापा ले गए थे, इन्हें भी परेशान किया था इसने। मान रिमशा की खामोशी को रजामंदी समझकर फ़ौरन अपनी बात बदल गया। यूं भी इसका मकसद बस शिकायत लगाना था। नो मामा, आरो अच्छी बच्ची है। रिमशा के कमर के गिर्द बाजू बांधी आरो जोर डालकर बोली। और जो अच्छी बच्ची ने मापा की ऑफिस में मिल्कशेक गिरा दिया था वो? मान चिढ़कर बोला। इसे खदशा लाहक था कहीं इसे स्कूल भेजकर आरो को ऑफिस न ले जाया जाए। मामा, तब आरो की तबीयत खराब थी। ड्रामा क्वीन ने हतल मुनकन आवाज़ में दर्द समाया। मामा, ये बस बहुत हुई तकरार। अब जाओ जल्दी से, दोनों नाइट सूट चेंज करके आओ। रात बहुत हो गई। रिमशा दोनों की जरह में उलझी थी कि आशिर की मुदाखलत से इसकी जान खलासी हुई और दोनों अपने कपड़े लेकर साइड रूम और वॉशरूम की तरफ दौड़े। आप बच्चों को ऑफिस साथ ले जाते थे? दोनों के जाते ही हायल हुई खामोशी को रिमशा की धीमी लहजे में केस वाले आवाज़ दी। लेकिन चंद साथ तक स्टैंड के पास सियाद आशिर की चौड़ी पुष्प पर ठहरी जवाब के मुंतज़िर नज़र नाउम्मीद लौटी तो वो सर सांस खारिज करती कब्र की तरफ बढ़ी। जब इसकी बारी संजीदगी से लबरेज आवाज़ उभरी। हमेशा नहीं, 4-5 महीने कबल आरो को चिकन पॉक्स हुए थे। बहुत ज़िद्दी हो गई थी वो, मेरे बगैर रहती नहीं थी।
तब ले जाना पड़ा था साथ। इस्त्री शुदा कपड़े कबर्ड के साइड स्टैंड पर लगाता वो संजीदा तासरात लिए कपड़े बाजू पर लिए मुड़ी या रिमशा की राह में नामहसूस अंदाज में हाजिर हुआ तो रिमशा एक कदम पीछे लेकर दरमियानी फासला बढ़ाती खड़ी हो गई। बच्चे मासूम होते हैं वकील साहिबा, दुनियादारी से बिल्कुल अनजान। वो हर चीज़ को दिल से महसूस करते हैं और दिल से ही सोचते हैं। दिमाग को बरोएकार लाना इन्हें नहीं आता, इसलिए वो आपकी मसरूफियात की नज़ाकत को नहीं समझ सकते। यही वजह थी जिसे ध्यान में रखते मैंने आपको तनबीह किया था कि इनके करीब इतना ही आए जितना फासला बनाने पर वो मुतासर ना हो। तो आकर से वो खिलाफ तबीयत से मबरा नहायत ही संजीदा लहजे में मुखातब हुआ तो तब से ख़ुद से चिपके बच्चों के सवाल अहदो पमा बंधने के मासूम अंदाज में छुपे खदशात याद कर वो नादाम सी हो गई। आई एम सॉरी निगाह झुकाकर वो बस इतना ही कह पाई, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था, ना ही आप मेरी कसूरवार हैं। मैं बस आपको वार्न कर रहा था कि ज़्यादा देर अब भी नहीं हुई, आज संभल जाए, मैं इन्हें संभालूंगा। इसे गंभीर अंदाज में इल्तिजा थी या हुक्म निगाहों में तड़प लिए इसका सर उठा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बुलंद एहतजाज की ख्वाहिश में लबों से वह मुश्किल आवाज़ निकली। आप मुझे आशा लबवा करके इसके चेहरे पर बिखरे दर्द और गर्व की परछाइयाँ देख लब बींच कर आगे बढ़ा। तभी रिमशा भी खुद को कंपोज करके आगे बढ़े। नतीजन ज़बरदस्त तसादम वाक़या हुआ। मैं ठहरी बेरब ठहरी, मगर वो हर पे सुनहरा लगता है। सामने जब वो आ जाए तो वक्त भी ठहरा लगता है। बर वक्त आशिर का मजबूत शाना थाम कर वो गिरने से बची थी। साथ आशिर ने भी अपना मजबूत बाजू इसके नाजुक कंधे के लपेट कर इसे ज़मीन बोस होने से बचाया और इसे गैर दानिस्ता हरकत से वकूफ़ पजीर हुए सूरत हाल में वाकई वक्त थम गया था। एतबार की हर शर्त को मुस्तरद करने वाला वो इस पल इस हुजम से फैली गौर स्याह शफाफ आंखों की सच्चाइयों पर ईमान लाने पर वाजिद था। दूसरी तरफ सिंगदल शख्स की हर सिंगदलाना रवैये को फरामोश कर इन लम्हों में इसके अंदर कहीं छुपी आम सी लड़की शख्स को की मजबूत हसार में ताहयात मकीद रहने के लिए चुपके से दबा कर बैठी थी। न जाने और कितनी देर वो लोग इसी तरसमी लम्हे के ज़ेरे असर इस तरह खोए रहते जब फ्लैश की आवाज़ पर हड़बड़ा के सीधे हुए। मान आरो दोनों को 2 फ़ोन लिए सामने मुस्कुराहट दबाता देख दोनों ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। मापा आप दोनों ममानी की टीवी वाले अंकल आंटी जैसे लग रहे थे। ये देखें, मुंह पर हाथ रखकर ठिठलाती आरो रिमशा की आवाज़ का सक्रिय लहराती जहन पर जोर डालकर बोली, बुद्धू इन्हें हीरो हीरोइन कहते हैं। बुद्धू इन्हें हीरो हीरोइन कहते हैं। मान साहब ने अपने नॉलेज के पटारे से दुरुस्त लफ्ज़ निकाला तो अभी तक शौक में खड़े दोनों बेसाख्त एक दूसरे की तरफ देखते सरपटा कर फासले पर हुए। रिमशा फ़ौरन वॉशरूम की तरफ भागी। पीछे से आशिर की मन्नत समाजत की आवाज़ उभर रही थी। वो फ़ोन मांग रहा था और वो नन्हे चूजे फ़ोटो डिलीट न करने की शर्त मंजूर करवाने पर वजीद थे। मामा आज भी आप जाएंगी? रिमशा जैसे ही तैयार होकर अपना बैग लिए नाश्ते की टेबल पर पहुंची, आरो के बेसुरदा सवाल पर बेसाख्त मुस्कुराहट लबों को छू गई। हाँ जानू, इसके पास हिलाती वो नरमी से मुस्कुराई। मामा आज तो मान आया भी स्कूल नहीं जा रहे, इन्हें भी छुट्टी है। फूले गाल कुछ और फूले। वो इसलिए जानू कि मामा मान आया की तरह स्कूल नहीं, मापा की तरह ऑफिस जाती है और मापा भी तो ऑफिस जा रहे हैं ना। इसके फूले गालों पर प्यार करते रिमशा को इस पर टूट कर प्यार आया था और इस मोहब्बत के खुले आम मुजाहरे को आईब्रो उचका कर देखते नफ़ी में सर हिलाता आशिर वापस अपना नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया था। फिर मामा आप आरो और मान को भी साथ ले जाएं। मान का स्कूल भी ऑफ है और प्रॉमिस हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे और मैं आरो को भी शरारत करने नहीं दूंगा। बड़ा हो गया हूँ मापा की तरह। दूध के दांतों की भरपूर नुमाइश करते हुए मान साहब ने वकील साहिबा को अपनी जानब से मुतासर कुन अंदाज में मुतमईन करने में कोई कसर नहीं रखी थी। बेटा ये दिलचस्प बहस मुलतवी करते हुए पहले आप अपने दूध के दांत अंदर करके दूध ख़त्म कर लें, पापा को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दूध का गिलास दोनों के आगे करते लफ्ज़ बेशक बच्चों को मुखातब कर रहे थे, लेकिन निगाहें किसी से महूक कलम दी ये रिमशा बेहतर जानती थी। सॉरी बच्चों, आज तो मुमकिन नहीं, बट मामा प्रॉमिस करती हैं आपको जल्द अपने ऑफिस ले जाएगी, जहां आप शरारत भी कर सकते हैं और जो मर्ज़ी भी
आए भी कर सकते हैं, बट आज नहीं प्लीज़। दोनों की उतरी शक्ल और गब्बर सिंह के गोरियों पर वो बेबसी से बोली। ले जाने को वो दोनों को ले जा सकती थी, बल्कि इसके प्लान के लिए तो बेहद फ़ायदेमंद था, लेकिन इस गब्बर सिंह से कौन निपटे। बट मामा, हम आपको मिस करेंगे। दोनों टनके मामा भी आपको बहुत मिस करेगी जानू, और जल्दी से काम ख़त्म करते जल्दी घर भी आ जाएंगी अपने मानो और आरू के पास। एंड मामा फ्री होते ही ऑफिस से आपको कॉल भी करेंगी। यकायक किसी ख्याल के जहन में तेज़ी से गूंजते ही वो पुरजोश हुई तो आरू के मुंह में निवाला डालते आशिर के हाथ इस गैर मामूली चहकार पर ठटक कर रुके। साथ आंखें इन 400 वोल्ट की बल्ब को मात दे रही आंखों से इस चमक का राज जानने को सिकड़ी, लेकिन मुकाबल की आंखों से राज चुराना इतना आसान ना था। नाकामी पर जबड़े बीनता वापस नगाह प्लेट पर मरकूज कर गया, जबकि वो बच्चों से अहद फमा बांधती इन्हें सभा के पास जाने के लिए तकरीबन राज़ी कर चुकी थी। मामा फिर आप जल्दी आ जाना, मान और आरो आपका वेट करेंगे। नाश्ता ख़त्म करके जैसे ही वो बैग लेकर खड़ी हुई, दोनों पुरजोश इसके गले लगे। साथ गालों पर मोहब्बत भरा निशान भी छोड़ा। जो हुक्म सरकार। दोनों के बाल सहलाती वो गर्दन खम दे गई तो दोनों खिलखिला उठे। मान, आप समझदार बच्चे हैं, आप बहन का ख्याल रखिएगा। और आरो, आप बड़ी बच्ची हैं, आप मान आया का ख्याल रखिएगा। तभी मम्मा आपको ऑफिस पहुंचकर वो स्पेशल सरप्राइज़ देंगी। वो उंगली उठाकर मसनूई रौब से बोली, जिस पर दोनों ने झट इस बात में सर हिलाया था। और सादतमंदी का ये तारीखी मंजर का नज़ारा कर आशिर अशश कर उठा था। सारे मुज़ाकरात तय पा गए हों तो आप लोग जाकर रूम से अपना बैग ले आए, ये ताकि हम जा सके। गला खनका कर हस्बे सावर गब्बर सिंह ने अपना रौब डाला। जी माँ बाप। दोनों इसी सादतमंदी का मुजाहरा करते सरपट रूम की तरफ आ गए थे। दफ्तर टेबल पर रखा रिमशा का फ़ोन रिंग हुआ और स्क्रीन पर डैडी ब्लैंक होता देख हड़बड़ा कर टेबल से फ़ोन उठाकर बैग में डालती वो हरासा नज़रों से आशिर की तासुरात जांचने के लिए इस जानब देखने लगी जहां कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आंखों में ज़रूर कोई तासुर नुमाया था। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। निगाह चुराती वो फ़ौरन मुड़ी। वैसे वकील साहिबा, आप जैसी दबंग लेडी से मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि आप इस चीज़ के लिए परेशान होंगी, जिसके लिए परेशान होने की कोई तुक ही नहीं बनती। पुर अकब से उभरी इसकी तहाज़िया कुछ जुताती आवाज़ पर इसे कदम रोकने ही पड़े थे। क्या मतलब? इस बहुत कुछ जितलाते तंज पर वो हैरान कुन तासुरात लिए मुड़ी। कुछ नहीं, बस कहना था कि आपकी तरह मेरी भी बुरी आदत है। मैं भी अपने मसाइल से खुद डील करता हूँ, भले इसे किसी ने भी पैदा किए हों, बजाय किसी करीबी या अजनबी से शेयर करने के। वैसे एक राज की बात बताऊँ, इस रात की बेतबारी पर बराह रास्त चोट करता वो अपना बैग उठाए उलझन ज़द तासुरात लिए यकटुक खुद को देख रही रिमशा के मुकाबले हाज़राना अंदाज में झुका। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि किसी चीज़ को पोशीदा रखने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और बाद में मालूम होता है हमने अपनी नींद चैन ख्वामखा ही हराम की। इसका पोशीदा रहना या आफशा हो जाना दोनों ही एक बराबर है। यूँ तो ये मेरी सोच और सलाह है। आप वकील हैं, बस पर्दा इतला भी समझ सकती हैं। जो मानवियत से कुछ ख़ास जतलाता है, इसके नाफहम तासुरात पर हज़ उठाती भरपूर निगाह डालकर वो बच्चों को बाहर आने का इशारा करता रिमशा को हक तक छोड़ निकलता चला गया था। वो सफियान के मशवरे पर आज ही अमल दरामद करने का मौसम इरादा कर सबा को अपने प्लान में शामिल कर ऑफिस के लिए रवाना हुई थी। ड्राइविंग के दौरान वह मनसूबे को अमली जामे बनाने की तरकीब देकर बेहद मसरूर सी सदीकी ला फॉर्म की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके बाहर निकली ही थी कि वहाँ इसे इम्पोर्टेंट लंगूर की गाड़ी पार्क देख इसके रगों में दौड़ते लहू में इसकी यहाँ इस वक्त मौजूदगी का मकसद समझ साथ अपने मंसूबे की नाकामी पर इश्तियाल की शदीद लहर दौड़ी थी। घर हो या ऑफिस, ये लंगूर छिपकली की तरह कहीं भी टपक पड़ता है। लगता है आज इसे डैडी की मौजूदगी में ही सही तंजीम और तकरीम से नवाजना होगा ताकि मोहतरम की गलत फहमियों के गुब्बारे से कुछ हवा निकले। मौसम इरादा कर एक कहर पर नज़र इसकी गाड़ी पर डालती वो गार्ड के सलाम का जवाब देती आलीशान इमारत के अंदर दाखिल हुई थी। सख्ती से आंखें मीच कर खोलती खुद को हत्तल
मकान कंपोज करके वो बख्तियार सिद्दीकी के ऑफिस में दाखिल हुई, जहाँ इसे हस्ब आदत सादतमंदी के आड़ में चापलूसी के रिकॉर्ड तोड़ता देख वो बस बैग पर गिरफ्त मजबूत कर सकी थी। वेलकम रिमशा यार, कहाँ रह गई थी तुम? कब से मैं और अंकल तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कम ऑन, तुम इस फॉर्म की टू बी बॉस हो, टाइम की पाबंदी किया करो ज़रा। असफनंद यार के इसके इस्तकाबल में पुरजोश सा खड़ा होता बड़ी महारत से लहजे में पनाह कमीनगी को अल्फाज और अंदाज के ज़बरदस्त तालमेल से छुपा गया। ग्लैड टू नो कि तुम जानते हो इस फॉर्म का नेक्स्ट बॉस कौन है। मुस्तैल नमा टेबल के इस पार क्रॉफर्ड से बैठे बख्तियार सिद्दीकी की जानिब मुस्कुराहट उछालती वो भी इसी अंदाज में असफनंद यार को पतंगे लगा गई थी। ऑफ कोर्स मैं कुछ नहीं बोलता एडवोकेट रिमशा, मुश्किल से मुस्कुराता वो चबाकर बोला। मैं तुम्हें कुछ बोलने भी नहीं दूंगी एडवोकेट असफनंद यार, लेकिन इस वक्त तुम्हारी याददाश्त का इम्तिहान लेने से ज़्यादा अहम बात शायद डैडी को मुझसे करनी थी। एम आई राइट डैडी? अपने करदार वार से तलमला उठे असफनंद यार की बेबसी पर दिल ही दिल में कहकर लगाती वो मुदबाना बख्तियार सिद्दीकी की तरफ मतवज्जा आई। हाँ, तुम जो बिल्डर का केस साइन करने वाली हो, इसके मुतल्लिक़ बात करनी थी। पैन नीचे रखते हुए संजीदा तासुरात लिए दोनों की तरफ मतवज्जा हुए। दरअसल असफनंद यार मुखालिफ पार्टी का केस पहले ही ले चुका है, सो मैं चाहता हूँ तुम ये केस मत लो। बिना लगी पटी के वो बेतासुर लहजे में कतियत से हस्ब आदत फासला सुना गए, जिस पर असफनंद यार की आंखों की चमक बढ़ी है। सो व्हाट डैडी? आई मीन मुखालिफ पार्टी का केस असफनंद यार नहीं लेता तो कोई और लेता। इसका मेरे लेने या ना लेने से भला क्या ताल्लुक़? बजाय मुस्तैल होने के मुतहम्मिल सी सवाल गुन हुई तो बख्तियार सिद्दीकी ने असफनंद यार की जानिब बस पल के लिए निगाह उठाई। ताल्लुक़ है तुम्हारा रिमशा? वो बनावटी मुल्तजाना तासुरात लिए बराह रास्त इसकी तरफ घुमा। तुमने अपने अब तक के करियर में कोई केस लूज़ नहीं किया है। तुम्हारा एक रिकॉर्ड है जो बहुत कम लोग बना पाते हैं, इसलिए मैं और अंकल नहीं चाहते कि तुम्हारा वो रिकॉर्ड टूटे। तुम्हें क्यों लगता है कि मेरा रिकॉर्ड तुम तोड़ पाओगे? ज़ब्त से इसकी शर ज़ुबानी के जौहर देखती वो कता कलाम करती संजीदगी से मुतसफ़र सी थी। कम ऑन रिमशा, तुम हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझती हो यार? मुझे तो खुशी होती है तुम्हें इतनी सी उम्र में अंकल की तरह सक्सेस देखकर। वो मसरूई हलवत से शाकी हुआ तो रिमशा का बस नहीं चला, वो मुंह नोच ले इसका। गालिबन वो तुम ही थे जिसने मेरे पहले केस जीतने पर गरीबों में दे के बटवाई थी। वो तंज कर गई। रिमशा अंकल प्लीज़, मुझे इसकी बातों का बुरा नहीं लगता। बख्तियार सिद्दीकी के मुझसे होने से कबल वो लज्जात से बोली। रियली? इसकी मकारियों पर रिमशा का खलफशार खून बतदरीज बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल, और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे तुमसे हारने का खौफ है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि तुम हर्ट ना हो जाओ। मैं हर्ट क्यों? क्योंकि ये वही बिल्डर है जिसकी साइड पर अंसर के साथ हादसा हुआ था। मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ। इसके साइड पर पहले भी ऐसे हादसा हुए हैं। आंखों में खवासत लिए अपनी तरफ से इसने बेहतरीन दाव खेला था। और तुम्हें लगता है कि मुझे ये बात नहीं मालूम? वोल्टा सवाल कर रही थी। रियली? तुम्हें मालूम है? मतलब तुमने केस लेने से इनकार कर दिया? असफनंद यार का दिल बलियों उछाला। मैंने ऐसा कब कहा? इसने अचनबे से इसका खिलता चेहरा देखा। अभी तो मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारे जज्बाती इंकशाफ के पहले से ही हकीकत जानती हूँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं जज्बाती होकर इनकार कर चुकी हूँ। स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्या बचकाना बहस है ये रिमशा? खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे बख्तियार सिद्दीकी अपनी बेटी का कसीदा असफनंद यार को गोल गोल घुमाता देख बिगड़े। मैं कहाँ बचकाना बहस कर रही हूँ डैड? बचकाना हरकतों के कॉपी राइट्स तो आज भी असफनंद यार के पास ही महफूज हैं। एंड ट्रस्ट में इसे लेने में मुझे रत्ती भर दिलचस्पी भी नहीं। और ज़रा तुम्हारी मेहनत से जमा की गई इन्फो तो देखो। मुअद्दबना अंदाज में बख्तियार सिद्दीकी को जवाब देकर इसे समझने का मौका दिए बगैर इसकी गोद में रखी फाइल वो चिपट चुकी थी। हैरत है, इसे तुम इन्वेस्टिगेशन कहते हो? और आग पर सरसरी से निगाह दौड़ाती वो तो मसखराना
खुद कलाम हुई। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो रिमशा। एहसास तौहीन से इसका सुर्ख पड़ा। इसे इंसल्ट नहीं, आईनादारी कहते हैं एडवोकेट साहब। दबे लहजे में बिजली सी कूदी थी। अब तुम हद से बढ़ रही हो। वो बल खाकर अपनी जगह खड़ा हुआ। हद में रहने की अब तुम्हें ज़रूरत है। वो भी दुबदू खड़ी हुई थी। बाकी तुम्हारी उम्दा जासूसी सलाहियत को मैं लाजमी सराह चाहूँगी, जिसकी मैं हमेशा से मुतारफ़ रही हूँ। जैसे इसे जासूसी ही कहना दुरुस्त होगा। यह चुगलखोरी। आंखों में इस्ताहज़ा लिए वो बड़े इत्मीनान से राय जा रही थी। इनफ रिमशा। असफंदियार का सुर्ख अंगारा चेहरा देख उन्होंने खड़े होते हुए रिमशा को झटका। अंकल मैं आता हूँ। मोबाइल उठाता तनफन करता ऑफिस से निकला था। इनबिलीवेबल। इन जहाँ लोगों के साथ रहकर यह जहालत सीख रही हो तुम। इसके निकलते ही उन्होंने तनफर से दरवाजे को घूर रही रिमशा को डपटा। इसमें जहालत क्या थी डैड? क्या आपने बचपन से इसकी वजह से हमेशा बाई की इंसल्ट नहीं की? क्या ये आपका बाई के ख़िलाफ़ हो और ऊट पटंग चुगलखोरी आकर नहीं लगाता रहा है? या क्या ये अब वक्तम फ़क्तन मेरी चुगली आपसे लगाकर ख़ुद को आपका बहुत बड़ा खैर ख्वाह साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा है? और जब से सुर्ख चेहरा लिए सवालों की बौछार करती पल भर के लिए इन्हें गिरबान में झांकने पर मजबूर कर गई थी। बताएं डैड, वो सब पुरानी बातें हैं और वो कुछ गलत भी नहीं बताता था। इनका अज़ली जलाल मदम पड़ा। इसकी हरकतें तो वाकई बहुत पुरानी हैं। पहले भाई और अब की तल्लुक़ दुश्मन बना हुआ था और अब आपके और मेरे और इन 2 बच्चों के ख़िलाफ़ आपके दिल में जहर बनने से पर बजीद है, जिसका मकसद आपकी नहीं शायद, लेकिन मेरे बखूबी समझ आ रहा है। वो भी जैसे आज जब खोने लगी थी। अच्छा, और तुम्हारी क्या समझ आ रहा है? वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि जज के लिए जो इसने अप्लाई किया है इसमें आपकी जी हजूरी के ज़रिए मंजूरी हासिल कर सके। इनफ इज़ इनफ रिमशा। बंद करो अपना ये बिलमगिम। जहालत की भी एक हद होती है। मुझे पहले ही अंदाज़ा था। इन तंग गलियों में अपनी तंग सोच के साथ रहने वाले लोगों की सोहबत का यही नतीजा सामने आएगा। पनकारते हुए उन्होंने बसम करती नज़रों से इसे देखा, जो दुख से इनके तने सलात देख रही थी। डैड नो, मैंने कह दिया तुम बिल्डर का केस नहीं लोगी एंड डेट्स फाइनल। और अब तुम जा सकती हो। दुरुस्तगी से हाथ उठाकर वो बात ख़त्म कर चुके थे। सॉरी डैड, मैं ज़बान दे चुकी हूँ। सो अब तो ऐसा मुमकिन नहीं। बाकी अगर वाकई में गलत हूँ तो इस फर्म का खैर ख्वाह लाजमी कोर्ट रूम में मुझे गलत प्रूफ कर देगा। इनकी तिरछ नज़रों और अजली बेगाना लहजे पर आँखों में जमा हुए पानी को अंदर ढकेलती वो भी हतमन अंदाज में बोली तो इसकी हरदर्मी पर बख्तियावर सिद्दीकी की रगें तन गई। मैं अपने ऑफिस में रहूँगी नहीं डैड। कोई काम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अपना बैग उठाकर वो तेज़ी से रूम से निकलती चली गई थी और इसकी बागी अंदाज पर पीछे बख्तियावर सिद्दीकी पेचोताब खाते रह गए। लेकिन एक पल के लिए उन्होंने ये सोचने की ज़हमत नहीं की। एक बार फिर अपनी औलाद पर पराये को फोके देकर उन्होंने इसका दिल दुखाया है शायद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जैसे ही गमो गुस्से से तनफन करती पार्किंग में अपनी गाड़ी तक पहुँची। वहाँ अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा नंदियार को देख कर जी वापस जा रही हो? डैड ने डांट दिया। शाबाशी नहीं मिली। बहुत बुरा हुआ, अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम इनकी अकलौती बेटी हो। दाएं बाएं सर को जनबेज़ेदा वो ज़ख़म पर नमक पाशी कर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाह रहा था। अच्छा, लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम? इत्मीनान से वो अपनी गाड़ी के करीब आती वो मसरूफ़ हैरानगी से पूछ रही थी। अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, चुगलखोरी में तो तुमने PhD की है और लाजमन छिपकली की तरह दीवार से चिपक कर अपने लेवल का काम किया होगा, है ना? ड्राइविंग सीट संभाल कर गर्दन तिरछी कर आंखें पटपटाती वो इसके लबों पर अक्सा खबासत भरी मुस्कान नोच गई थी। तुम ये ठीक नहीं कर रही रिमशा, पछताना ना पड़ जाए। तलमलाकर वो बंचे लहजे में साफ धमकी दे रहा था। अच्छा, वो ज़रा मुतासर नहीं हुई थी। शायद तुम जानती नहीं, जहाँ तुम्हारा सो कॉल्ड शोहर जॉब करता है वो ऑफिस मेरे फ्रेंड का है और सुना है मिडिल क्लास लोगों को इज़्ज़त जान से अजीज़ होती है। यकायक ग्लास विंडो पर झुके सुनंदियार की आंखों में मकरू चमक देख रिमशा के माथे पर नागवारी बिलबनमदार हुए थे। और तुम जिस जगह काम करते हो वो जगह मेरी
है। सो अपनी घटिया चालों में आशिर को इन्वॉल्व करने से पहले सोच लेना कि अगर मैंने कोई चाल चली तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। और यकीन करो, इस बार अंकल का लिहाज मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। सो अपनी गीदड़ बकरियाँ अपने पास रखो। दर से डोर बंद करके वो भी संगीन अंजाम की जानब इशारा करती जन से गाड़ी उड़ा ले गई थी। अगर आप एक बार फिर मुझे देखकर हंसने ना, गॉड्स वेयर, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ में मौजूद टमाटर को ज़ोर से स्लैब पर पटक कर वो हाथ में चाकू लिए खतरनाक तेवर संग आशिर की जाना मुड़ी। बुराई तो हंसने में भी कोई नहीं। लाम बींच कर मुस्कुराहट दबाने की कोशिश के बावजूद उसका हुलिया देख उल पड़े कहके को रोकने के लिए वो रुख ही मोड़ गया तो टेबल पर मुंह पर उंगली रखे बैठे बच्चों को खीखी निकल गई। आप दोनों की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। और आप बताएं, ये हंसी के फुहारे क्यों निकल रहे हैं? ढलक चुके शोल्डर से शर्ट ऊपर खींची वो दोनों खीखी कर रहे खरगोशों को टपट कर खड़े तेवर लिए आशिर पर बिगड़ी। आई एम सॉरी योर हाईनेस, बट क्या आपको वाकई नहीं मालूम इन हंसी के फुहारियों का क्रेडिट किसे जाता है? सरेंडर करने के अंदाज में हाथ उठाकर इसके हुलिये पर भरपूर हंसभरी नज़र डालकर वो भूलपन से सवाल कन हुआ तो वो तीनों को घूरती अपना हुलिया देखने लगी। नीचे से फोल्ड आशिर को ट्राउज़र और इस पर आशिरी की बेइंतहा ढीली शर्ट जो इसके नाजुक बदन पर इसे जोड़ रही थी जैसे लकड़ी में टांग दी हो। तजाद शोल्डर जो इसके कंधे पर टिक ही नहीं रहा था, कभी इधर ढलक रहा था तो कभी उधर, और सबसे मज़े का खेस आसीन लग रहे थे जो कोहनी से नीचे जू रही थी। उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। योर हाइनेस अपना हुलिया देख टमाटर की तरह सुर्ख पड़ी निमिषा के चेहरे पर नज़र गाड़े वो एक बार फिर हंसी रोक नहीं पाया था। हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर बच्चों से खेलते हुए मेरे ही कबड़ की चाबियाँ गुम हो गई तो वो शाकी हुई। अल्लाह करे अगली बार आपके कबड़ की चाबी गुम है ताकि आपको मेरे कपड़े पहनने पड़े। गुस्से से दोनों शोल्डर को मुट्ठी में जकड़ कर वो हाँची हुई। ला वाला कुव्वत, कुछ तो सोच समझ कर बात करें। इसकी बदवा पर आशिर जुद्दी ले उठा था। क्यों ला वाला कुव्वत, आमीन कहे ना, ताकि अगली बार मोतियाँ बिखेरने का सुनहरा मौका मुझे मिले। वो तनकर सामने आई। एक तो आज का मेरा दिन ही खराब जा रहा है। ऑफिस में इस लंगू ने दिमाग का दही कर दिया। सोचा घर आकर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं तो कबड़ की चाबी गुम हो गई और मजबूरन आपके ये फजूल कपड़े पहनने पड़े और जले पर नमक छिड़कने के लिए आप मौसूफ भी ऑफिस से वारदा हो गए। हनूस वैसे ही शोल्डर जकड़े वो जले पुने अंदाज में ऊंचा बड़बड़ा रही थी और आशिर दिलचस्प नज़रों से इसके चेहरे के पल पल बदलते तासरात देख रहा था। वैसे अच्छा हुआ जो मैं आ गया, वरना आपका ये दिलचस्प हुलिया ना देखने का ताहयात इन आंखों का मला रहता। वो छिड़ने से खुद को रोक ही ना पा रहा था। आप जोश में जैसे ही वो दोनों मुट्ठी छोड़कर आगे बढ़ी, एक बार फिर शोल्डर डल के निहायत ही बुरे हैं आप बस तंज कर सकते हैं किसी की बेबसी पर, हंस सकते हैं, हेल्प नहीं कर सकते। बेरहम सफाक गब्बर सिंह, वो शिकवा कौन सी मुंह में आया सब कहकर तनफन करती किचन से निकल गई थी। गब्बर सिंह कहाँ से लगता हूँ मैं? गब्बर सिंह दली हुई सब्जी की प्लेट को आईने की तरह चेहरे के सामने कर अपने चेहरे में गब्बर सिंह के शबीह तलाश करने लगा। लाहौला वाला कुव्वत। गब्बर सिंह का मेला कुचेला हुलिया, बड़ी बड़ी मूंछें और बंदूक गोलियां सब याद कर अपनी हरकत पर वो खुद ही झुरझुरी ले उठा था। अब तुम लोग क्या घूर रहे हो? दोनों को कमर पर हाथ जमाए कसूरवार नज़रों से खुद को घूरता देख आशिर चौंका। आपने मामा को नाराज़ कर दिया। मामा हमारे लिए कुकिंग करने आई थी। मुंह फुलाई इसे इसका गुनाह याद करवाया। हाँ, आपकी मामा तो लेडी संजीव कपूर है ना, कुकिंग करने आई थी। इनकी तोता चश्मी पर आशिर का मुंह बिगड़ा। माँ पास जा रहा हूँ, ज़्यादा मेरे अब्बा मत बनो। दोनों की आंखों में वाज़ह तनबिया देख वो मुँह चढ़ाता हुआ बाहर निकला, क्योंकि वो जानता था इनकी दिल अजीज़ मामा को मना कर लाने में ही आफियत है, वरना ये दो तोता चश्म इनका दिमाग खा जाएंगे।
उठे बिना किसी तगदू के। वो इसे गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए हाल में ही बैठी हुई मिल गई थी। इसके उठे के जवाब में नाराज़गी से मुंह फेर गई। मैंने कहा उठे। इसे रुबटने के दिल बड़ा उदास से ज़रा मुतासर न होते हुए आशिर ने अब के बाजू से पकड़कर झटके से इस मुकाबल खड़ा किया था। क्या बदतमीजी है ये। बर वक्त इसका शाना थाम कर फासला बनाती वो बरहम हुई। बदतमीजी नहीं हेल्प कहते हैं इसे। अब अपना मुंह बंद करके चुपचाप से खड़ी हो जाए। दोनों शानों को थाम कर इसे ज़रा फासले पर करता वो हकमिया अंदाज में बोला, लेकिन कहा ना चुप, मतलब बिल्कुल चुप। मुँह पर उंगली रखकर तनवी नज़रें इसकी फैली आंखों में गाड़े। इसके दोनों हाथ नीचे किए और शर्ट में खिंचाव महसूस कर रिमशा की सांस थमी, लेकिन इन निगाहों ने ऐसा बांध लिया था कि वो पलक तक नहीं चिपका सकी। फिर ज़रा तौक़ुफ़ से दोनों हाथ कंधे पर डल के शोल्डर की जानब बढ़े तो अब के सख्ती से आंखें मीच गई। हो गया काम। इसकी बारी आवाज़ को फासले से महसूस कर खौफज़दा आंखों को खोलकर गर्दन झुकाकर नीचे देखा तो शर्ट में कमर से ऐसे अंदाज में गांठ बांधी गई थी कि वो झूलने के बजाय वहाँ टिक गया था। साथ गर्दन पर कुछ वज़न महसूस कर हाथ वहाँ गए तो वहाँ भी एक गांठ थी, जिसकी वजह से आसीन और शोल्डर दोनों अपनी जगह टिके गए थे और अब शर्ट ढीली होकर भी बराबर थी। फिर वो कई साथ आंखों में बेइंतहा हैरानगी के साथ मुतासरकुन तासुरात लिए सीने पर दोनों बाजू बांधे ज़रा फासले पर खड़े इस मुतासरकुन शख्सियत के मालिक शख्स को देखे गई, जो हर बार इसे हैरान कर खुद यूं अनजान बन जाता था जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। ऐसे हैरानगी से देखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं अपने लिए शॉपिंग करता हूँ, फर्स्ट ट्रायल के साथ मान साहब को फ़ोटोशूट सेशन चलता है, सो ये सब मामूली ट्रिक्स आज़माने पड़ते हैं। सादा से अंदाज में कहता वो शान उचका गया तो रिमशा सर झटकर किचन की तरफ मुड़ी। आपको शायद शुक्रिया जैसा कुछ कहना था। मुझे बिना आज इनकसारी का इजहार किए मोहतरमा को पीठ दिखाकर जाता देख आशिर टोक गया। किस चीज़ का शुक्रिया। वंश लंबे से मुड़ी। अरे अभी तो मैंने आपकी हेल्प की, इसे हेल्प करना नहीं अपनी गलती सुधारना कहते हैं। व्हाट, कौन सी गलती। इसके मतानत भरे जवाब पर आशिर में झंकाया। कब्र की दूसरी चाबी को संभाल कर ना रखने की गलती। अगर आप वो संभाल कर रखते तो ना मुझे इस थैले नमा कपड़े को जेबतन करने की ज़रूरत होती और ना ही आपको हेल्प करने की। बड़ी चालाकी से जोड़ तोड़ कर सारा इल्ज़ाम आशिर के सर डालती। वो खुद को बरी अल्ज़मा साबित कर गई। आफरीन है वकील साहब, इस एहसान फरामोशी के मुजाहरे पर ऐसी उम्दा दफ़ाई सलाहियत पर आशिर अशश कर उठा था। सो तो है। सर खम देती वह जले पर कुछ और नमक पाशी करती मुड़ने को थी कि डोरबेल की आवाज़ आई और दोनों की बेसाख्त नज़र हाल की खुली बड़ी सी खिड़की से बाहर गई, जहाँ से गेट के पास का मंजर साफ नज़र आता था। और वहाँ बख्तियार सिद्दीकी के ड्राइवर को हाथ में अपना फ़ोन थामे खड़ा देख रिमशा के छक्के छूटे थे। मैं देखती हूँ। वो तेज़ी से दरवाज़े की तरफ लिपकी पर दरमियान में ही बाजू मजबूत शिकंजे में कसा। दिमाग दुरुस्त है आपका। इस हुलिये में जाएंगी। एक गैर मर्द के सामने इसके हुलिये की तरफ इशारा करता वो गराया था। रिमशा शर्म से पानी हो गई। आप अंदर जाएं, मैं देखता हूँ। इसे अंदर जाने का इशारा कर वो खुद में मेन डोर की तरफ बढ़ा था। आज वाकई तुम्हारा दिन ही ख़राब चल रहा है रिमशा। पहले मंसूबा पर पानी फिर गया, फिर इस लंगूर और डैडी से बहस हो गई और आते आते अपना फ़ोन भी भूल आई। अब भुगतो। इस गब्बर सिंह को ड्राइवर से आशिर को बात करता देख रिमशा का बस नहीं चल रहा था अपना कुछ कर डाले। ऑफिस में फ़ोन भूल आई और कमाल की बात इसका ध्यान अब तक फ़ोन की जानब गया ही नहीं। जाता भी कैसे। सबा के घर से निकलते ही बच्चों की फरमाइश शुरू हो गई थी और किचन में जाने के लिए फॉर्मल चेंज करके कुछ हल्का पहनने गई तो कबड़ मकाफल पाया और जब आशिर के कपड़े पहनकर बाहर निकलती तो आशिर को सामने पाया और फिर कब्र के उलझन और इतने सारे उलझनों में ये एक अजीम इजाफा। डैडी का मालूम होते ही ये गब्बर सिंह मुझे हाथ पकड़कर घर से निकालेगा। ड्राइवर को निपटा कर सपाट तासरात दिए से इधर ही आता देख रिमशा की पेशानी रगलूद हुई। आप अपने डैडी के ऑफिस में अपना फ़ोन भूल आई थी। वही देने आए थे ड्राइवर साहब। फ़ोन इसकी जाना बढ़ाता तो वो तवक्का
के बरक्स आम से अंदाज में बोला तो रिमशा को ये तूफान से पहले की खामोशी मालूम हुई। देखें, मैं आपको बताती हूँ, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यही मैंने आपको सुबह बताया था। इसके लटे के मानिंद सफ़ेद चेहरा पड़ता चेहरा देख बिना वजाहत सुने ही वो कतन कलाम कर गया। मतलब? इसके खाक पले नहीं पड़ा। मतलब ये वकील साहब है। एक कदम आगे लेकर सबिया जबे पर नमादार शबनमी बूंदों को उंगली की पोरों पर समेट गया तो जवाबन रिमशा सख्ती से आंखें मीचती धड़कन समेत सांसें तक रो गई। मैं जानता हूँ आपके वालिद बुजुर्गवार यानी जज साहब की जर्मनी से तशरीफ़ आवरी हो चुकी है और तवक्का के मुताबिक वो फुली चार्ज वापस आए हैं मुझ पर चार्जेस लगाने और अनकरीब वो मुझ पर आयद इल्ज़ामात की सुनवाई के लिए मुझे अपनी अना के अदालत में हाज़िर होने का हुक्मनामा भेजेंगे। और मेरी कहाँ मजाल कि मैं इनका हुक्म अदवली की जुर्रत करूं और ना ही मैं आप जैसी बड़ी वकील को हायर करने की हैसियत रखता हूं। सो मुझे अपना दफ़ा खुद करना होगा, यानी अपना मुकदमा खुद लड़ना होगा। लिहाजा आप अपना खून कम अज़ कम मेरी फ़िक्र में खुश्क नहीं करें। कान के पास झुककर राजदारी से ठहरे पुरसकून अंदाज में तंज की आमजाइश लिए इंकशाफ के साथ इसे सारे मामले से दूर रहने के हदायत करता। इसकी मीठी आंखों पर फूंक मारता हुआ वो पीछे हुआ तो पट से रिमशा की आंखें खुली। इतने में हैरान मत हूँ ये जानकर आपको भी को और भी हैरानगी होगी कि ये अहम खबर मुझे किसने दी। हवाइयाँ उड़ाए तासरात से हैस उठाता तजस्सुस फैलाता मुस्काया। किसने? हलक से बामुश्किल ही आवाज़ निकली थी। खुद इज़्ज़त महाब जज साहब ने। साथ मुझे तो अल्टीमेट भी मिला है। बाएं फैलाकर वो मसरूर सा यूं बोला जैसे कोई नोबेल प्राइज़ मिला हो। अल्टीमेट? कैसा अल्टीमेट? इसके तहज़िया अंदाज पर वो बेचैन हुई थी। और वो मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता। सफ़ा चट जवाब से अपनी तरफ से बात ख़त्म कर गया। लेकिन क्यों? वो सख्ती से इसका बाजू थाम कर मुकाबला आई। क्योंकि मैं आपके डैडी से नहीं डरता, क्योंकि मैं अपना दफ़ा अपने बल पर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी डाल या वकील दफ़ा की ज़रूरत नहीं है, कम अज़ कम आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। 100 बरसों बाद गड़े मुर्दे खोजने की जो मेहरबानी आप कर चुकी हैं, इसी पर इक्तफ़ा करें। मज़ीद मैं आपसे किसी किस्म के एहसान की तवक्का नहीं रखता। अपने बाजू से इसका हाथ हटाता एक बार फिर वो अजनबी बन गया था। आशर एक बार फिर इसकी कलाई पर रिमशा गिरफ्त बनाती मलतजी हुई तो इसकी आंखों की गुजारिश पर वो कुछ पल के लिए चुप रह सा गया। प्लीज़, मैं आपसे मुकाबला नहीं करना चाहती, ना ही आपकी बराबरी में कर सकती हूँ। आपने बच्चों के लिए जो किया मैं इसका पासिंग भी नहीं कर सकती। ट्रस्ट में मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। दो बदू जवाब देने वाली पुरअतमाद लड़की पहली बार वे बस इसे अच्छी नहीं लगी थी। मैं जानता हूँ आज आंखों की सच्चाई का एतबार लबों से गहरा रादी तौर पर फिसल गया था। रियली 3 हरफी जुमले से गोया इसे हिफ्तुल कलीम की दौलत मिल गई थी। हमें अंदर चलना चाहिए। अपने ज़रा से एतबार सौंपने पर आन की आन में इसकी आंखों में रोशन हुए उम्मीद के हज़ारों दिए आशिर के दिल में अजीब सी हलचल मच गए थे। वो तेज़ी से बाजू आज़ाद करता वहाँ से निकलता चला गया था और रिमशा कितनी ही देर अपनी समात में जानता हूँ कि गूंज सुनती मसरूर सी वहीं मुजस्मा बनी रही थी। अजीब सी खटपट की आवाज़ से आशिर की आंख खुली थी और पहली नज़र हमेशा की तरह दोनों पहलू में बच्चे पर गई, जहाँ दोनों गहरी नींद सो रहे थे। अलबत्ता नाइट बल्ब की नीलगू रोशनी में रिमशा की खाली जगह पर इसकी निगाह ठहरी थी और कबल इसके कि वो कुछ सोचता साइड रूम का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला था और रिमशा अजलत में महतत कदम उठाती हुई दरवाजे की सिमत बढ़ी थी। ये सुबह ही सुबह कहाँ जा रही है? इसके डोर खोलकर बाहर निकलते ही आशिर फ़ोन में सुबह के 6 बजे का वक्त देखता तेज़ी से इसके पीछे ही रूम से निकला था। आप दोबारा दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर तेज़ कदम उठा रही रिमशा चौंक कर मुड़ी तो आशिर को देख कदम थाम गई। आप कहाँ जा रही हैं इस वक्त? इसके रुकते ही वो लंबे डगबाग बढ़ता इसके करीब जब पहुँचा था। मेंशन जा रही हूँ। खैरियत? आपके परेशान तासरा देख आशिर को तशवीश हुआ। नहीं डॉक्टर अंकल की कॉल आई थी। 3 बजे के करीब डैडी की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से फैमिली डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर अंकल बता रहे थे ऐसे शदीद ज़हनी दबाव की वजह से हुआ है और इनके पास
सर्वेंट्स के अलावा कोई है भी नहीं। वो मुझसे इतने नाराज़ हैं कि मुझे इतला करना तक ज़रूरी नहीं समझा। परेशानी से एक सांस में सब कहती, वो ज़ोर ज़ोर से पलकें चपका कर शायद आंसू पर बांध रही थी। जारी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आपको नॉवल नहीं अच्छा लग रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी बता सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। थैंक यू सो मच।